सब्सक्राइब कीजिए हमारे सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत आज हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 मंथ नवंबर का ये पार्ट 6 जो है आपके सामने आ चुका है। इसके पहले इस सीरीज के 5 वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियोस को भी हमारे ट्रिपल सी एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का वीडियो क्यों खास है और क्यों आज आपको यह पूरा वीडियो देखना चाहिए। इसके लिए आपको बता दें कि दोस्तों, आज जो हमने ये 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के लिए तैयार किया है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आज डिस्कस किया है जो शायद आपने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये 100 के 100 प्रश्न आपकी जानकारी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपकी जानकारी बहुत अच्छे से बढ़ सके। इसके अलावा आपको एक और स्पेशल जानकारी बता दें कि यह केवल ट्रिपल सी को ध्यान में रख करके वीडियो तैयार नहीं किया गया है। अगर आप किसी भी तरह के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें कंप्यूटर सेक्शन में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और प्रश्नों को हमारे साथ पढ़ते हुए अपने नोटबुक पर राइट आंसर लिखते जाइए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो, वीडियो फिनिश हो, तो आप मिला सकें कि आपने कितने परसेंट 100% में कितने परसेंट जो है आपने बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रखा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर आज हम पार्ट 6 में 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, और अगर प्रत्येक प्रश्नों पर हम कुछ डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बने हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जो भी हम वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सर्फिंग, गैम्बलिंग, ए एंड बी बॉथ, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपको इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं इसका आंसर देना है। आई होप आपने सही आंसर अपने नोटबुक पर लिख लिया होगा, और मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सर्फिंग जो होता है इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। यहां पर आपको एक और स्पेशल जानकारी बता दें कि इंटरनेट पर अगर कोई सूचना आप सर्च करते हैं तो वह सर्चिंग कहलाता है, और अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो वो स्ट्रीमिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ईमेल टॉपिक से ये प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईमेल एड्रेस में 2 नामों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सबसे पहला नाम होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर दे रखा है डोमेन, यूजर आईडी, रेंज, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। तो आपको यहां पर पहले वाले नाम को इन चारों ऑप्शनों में से चूज करना है और लिख लेना है अपने नोटबुक पे। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर आईडी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ईमेल एड्रेस के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम, जिसे यूजर आईडी और डोमेन नेम कहा जाता है। और इन दोनों को अलग करने के लिए @ सिंबल का यूज किया जाता है, और इसी से ईमेल एड्रेस की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर बहुत ही खास दिया हुआ है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना हड़बड़ी में आप इसे पूरा पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही सही उत्तर पर जाइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है सही वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक कौन सा वेबसाइट है आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है www.rediff.com, इसके अलावा www.rediff.com, इसके अलावा www
स्लैश रेडिफ और इसके अलावा सिंबल और .com दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी कोई ओरिजिनल वेबसाइट्स होती है तो उस पे www के बाद सिर्फ एक सिंगल डॉट होता है, कोई भी स्लैश का यूज नहीं किया जाता है। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है और होम पेज से आप किसी लिंक पेज पर जाते हैं, यानी कि अगर होम पेज के पेज पर दिए गए लिंक से आप किसी अन्य पेज पर जाते हैं तब उसे स्लैश के थ्रू बताया जाता है। तो यहां पर जो सबसे सटीक उत्तर होगा, आई होप अपने अपने नोट पर लिख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए www.rediff.com। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सटीक इसका जो है वेबसाइट है। इसके अलावा जितने तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही खास है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर पत्र का आदान प्रदान करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम व टेलीफोन या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि अगर आपको ईमेल के थ्रू किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो आपके पास ये सभी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम और टेलीफोन, इन सब का होना आपके लिए आवश्यक है। तभी आप आसानी के साथ ईमेल पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है rediff.com, lycos.com, नॉड या फिर स्पाइडर। तो यहां पर आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर देना है और मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। स्पाइडर जो होता है, www पर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें स्पाइडर के नाम से जाना जाता है और आप चाहें तो www को ही आसानी से यूज करके और इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का पहला जो ब्राउजर है वो www को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खास प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? जी हां दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट में कौन सा ईमेल एड्रेस जो है आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है? तो यहां पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है rediff.com, lycos.com, जीमेल या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। यहां पर ज्यादातर लोग जीमेल पर जो है वो टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ये तीनों जो नाम दिए हुए हैं ये सभी फ्री में आपको इंटरनेट की सुविधा यानी ईमेल वेबसाइट जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहां एक स्पेशल जानकारी बता दें, मिस्टर सबीर भाटिया द्वारा दुनिया का सबसे पहला निःशुल्क ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया था, नाम रखा गया था उसका हॉटमेल। दोस्तों ये बहुत ही खास प्रश्न है, ये सब बहुत प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होंगे उन्हें आप अपने नोटबुक पर नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सके। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जी हां दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्च इंजन, ब्राउजर प्रोग्राम, डाटाबेस या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहचानना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहचाना तो मैं कुछ यहाँ पे क्लू दे देता हूँ आपको। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट एक तरह का पहले से ही इनबिल्ट प्रोग्राम होता है और इसकी सहायता से आप इंटरनेट पर वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको निकल के आ रहे हैं कि भाई ये सर्च इंजन है या ब्राउजर प्रोग्राम है। तो आपको बता दें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह एक तरह का ब्राउजर प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैं ये आप जो वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, ये यूट्यूब पर वीडियो मैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसी ब्राउजर प्रोग्राम के
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही तैयार कर रहा हूं और आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर ब्राउजर जो है ई के सिंबल से आपको मिल जा रहा है। तो यहां विंडो 10 है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ईड्स मिल जाता है, जबकि अगर आप 10 के पहले के वर्जन किसी भी वर्जन को यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन की हेल्प लेकर के और आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं, किसकी मदद से ली जाती हैं? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डाटाबेस की मदद से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर भी बिल्कुल पिछले प्रश्न से ये रिलेटेड क्वेश्चन ही है, तो आसानी से आप इसका आंसर लगा देंगे। मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से। जी हां दोस्तों, ब्राउजर प्रोग्राम की हेल्प लेकर के और आसानी से इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर जाकर के और उनकी सेवाएं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउजर प्रोग्राम जो होते हैं वो वेबसाइट्स को ब्राउज करने में हमारी मदद करते हैं और वो अब इन वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए सर्च इंजन की सहायता लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिया हुआ है, इंटरनेट का पर्याय है। जी हां दोस्तों, इंटरनेट की पर्याय की यहां पर बात हो रही है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखिए इंटरनेट के लिए ज्यादातर जो वर्ड पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है उसके लिए ऑप्शन दे रखा है साइबर स्पेस, गोफर स्पेस, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट। तो आपको बता दें यहां पर इंटरनेट नाम का ही ऑप्शन इंटरनेट दिया हुआ है, तो ये तो सेम नाम हो जाएगा, यहां पर इसका पर्याय होगा नहीं। तो इन्हीं तीनों में से आपको इसका राइट आंसर जो है फाइंड आउट करना है और इंटरनेट का जो पर्याय है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, इंटरनेट को www के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही खास है, इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क की यहां बात हो रही है, इंटरनेट में जो नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन दे रखा है संचार यानी कम्युनिकेशन, इसके अलावा संसाधन भागीदारी, विश्वसनीयता या उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपको बता दें कि नेटवर्क का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, नेटवर्क की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको कम्युनिकेशन करने में आपकी मदद करे, साथ ही साथ रिसोर्सेस पार्टिसिपेशन का भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण भागीदारी होता है। इसके अलावा विश्वसनीयता इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रस्ट बनाए रहता है कि आपके डेटा को केवल उसी आईपी एड्रेस तक प्रोवाइड करता है जहां पर आप डेटा भेज रहे हैं। तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पर नहीं शब्द जो दिया गया है इस पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आखिर में इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए यहां पर मिल जा रहा है आपको टेम्पलेट, डाटाबेस, ऑनलाइन संचार यानी कम्युनिकेशन और टेलनेट। तो आपको बता दें कि यहाँ इंटरनेट जो सुविधाएं प्रदान करता है उसमें ऑप्शन ए सुविधा नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, टेम्पलेट जो होता है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत डिफॉल्ट में पहले से बनाए गए कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो आपको डिजाइनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो टेम्पलेट जो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपकी सहयोग के लिए पहले से बनाए गए कुछ फाइलें होती हैं, जबकि डेटाबेस, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और टेलनेट ये सब इंटरनेट की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। आप इंटरनेट से चाहो तो अलग अलग डेटाबेस ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टेलनेट तो इंटरनेट की एक बहुत स्पेशल सुविधा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए प्रयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंतर्गत अगर कोई नेटवर्क आप बेहतरीन तरीके से यूज करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अगर किसी बिल्डिंग या किसी छोटे से कैंपस को या फिर किसी छोटी यूनिवर्सिटी को अगर हम किसी नेटवर्क के थ्रू कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैन। जी हाँ दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने नेटवर्किंग का पूरा पार्ट जो है ऑलरेडी पहले से ही बना करके चैनल पर अपलोड कर लिया है। आप चाहें तो नेटवर्किंग के उस सभी पार्ट को जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत ही डीपली आपको नेटवर्क कनेक्शन के सभी पार्ट जैसे कि वायर, वायरलेस, इसके अलावा पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, इसके अलावा टोपोलॉजी, इन सभी पार्ट्स को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप उन वीडियोस को चाहें तो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस
पूरे वीडियो का ग्रुप का लिंक जो है मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको मिल जा रहा है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरे शब्द प्रश्न में जो ये ढूंढना वर्ड है यानी सर्च करना, ये बहुत ही आपको स्पेशल शब्द मिल रहा है, इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है डाटाबेस का, सर्च इंजन का, ब्राउजर का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इस पर डिस्कस किया था, इंटरनेट पर जब हम ब्राउजर की सहायता लेते हैं तो ब्राउजर्स वेबसाइट्सों को सर्च इंजन के माध्यम से ढूंढने का काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्च इंजन। और आपको बता दें दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस सर्च इंजन है उसका नाम है गूगल। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में जरूर सैकड़ों बार अब तक गूगल का यूज किया होगा किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। तो सर्च इंजन जो होता है वेबसाइट्स को ढूंढने में हमारी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। डायल अप कनेक्शन किसके थ्रू बनाया जा सकता है, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है माई डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लोरर से, माई कंप्यूटर से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अगर इंटरनेट के लिए आप डायल अप कनेक्शन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्लोरर की मदद लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लोरर की सहायता से आप आसानी के साथ डायल अप कनेक्शन तैयार कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन के थ्रू तैयार किया जाता है और इसे पहले जो है कंप्यूटर सेक्टर में ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वेब को लिखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वेब पेज को आप किस प्रोग्राम के अंतर्गत लिख सकते हैं, यहां पर देखिए ऑप्शन दे रखा है नोटपैड पर, वर्डपैड पर, एमएस वर्ड पर या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि अगर आप वेब पेज लिखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नोटपैड एप्लीकेशन का यूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड एप्लीकेशन बहुत ही खास एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये पहले से इनबिल्ड आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है जहां पर आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसके थ्रू जो आप वेब पेज बनाते हैं वो दो प्रकार के वेब पेज बनते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज बनता है और एक डायनामिक वेब पेज बनता है। और वेब पेजों का ही कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बहुत ही खास दिया हुआ है, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी वेब पेज को इंटरनेट पर यूज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर उसे प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, देखिए ऑप्शन दे रखा है वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन और उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल आसान यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, आप आसानी से इन सब के बारे में जानते हैं। ये सभी के सभी शब्द जो हैं वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट में भी यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही खास दिया हुआ है, ईमेल है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने वाला एप्लीकेशन या ऑफलाइन कम्युनिकेशन या ए और बी बोथ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ केवल दो ऑप्शन है, उसमें से आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको बता दें कि ईमेल जो है वह एक तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ईमेल के अंतर्गत आप ऑफलाइन जो है कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ईमेल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है। जी हाँ दोस्तों, वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं उसके आप गूगल के URL बार में जब कोई वेब पेज का एड्रेस यानी वेबसाइट डालते हैं तो एड्रेस के बाद आपको क्या दिखाई देता है, वेब पेज का नाम, होस्ट सर्वर का एड्रेस, ए और बी बोथ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए बहुत ही खास इसका आंसर हो जाएगा होस्ट सर्वर का एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, वह वेब पेज कहां से किस सर्वर के थ्रू आपके पास आया हुआ है उस सर्वर का एड्रेस जो है आपको वेब पेज एड्रेस के बाद यानी वेबसाइट के एड्रेस के बाद आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही खास दिया हुआ है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर होते हैं सब के सब एक यूनिक एड्रेस से जुड़े होते हैं और वह जो कंप्यूटर्स एक यूनिक एड्रेस से जुड़े होते हैं वो प्रणाली क्या कहलाती है, ENS, DNS,
RNS या ENS? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसका राइट एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा DNS। जी हाँ दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, और उसी डोमेन नेम से प्रत्येक कंप्यूटर्स की पहचान होती है। इंटरनेट से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर्स का अपना खुद का एक IP एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट पर जब डेटा भेजा जाता है तो, और उसी एड्रेस के थ्रू आसानी से इनकी पहचान होती है, जिन्हें हम डोमेन नेम सिस्टम के नाम से यानी DNS के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। इंटरनेट पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर ये सभी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। प्रोटोकॉल की सुविधा मिल जाती है, ईमेल और साथ ही साथ ई कॉमर्स की सुविधा मिल जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में ई कॉमर्स के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसका नाम है अमेजॉन। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, बहुत ही खास है। ईमेल के भाग में होता है। ईमेल जब हम भेजते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या मिल जाता है? भेजने वाले का एड्रेस यानी सेंडर ऑफ एड्रेस, इसके अलावा पाने वाले का एड्रेस, इसके अलावा ईमेल का सब्जेक्ट यानी विषय, और उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जब आप कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको ये सब देखने को मिलता है। भेजने वाले का एड्रेस, पाने वाले का एड्रेस, इसके अलावा सब्जेक्ट, और साथ ही साथ CC और BCC की सुविधा आपको मिल जाती है, कार्बन कॉपी और ब्लैंड कार्बन कॉपी, और उसके बाद फिर आप चाहे तो अपने संदेश को किसी के साथ साझा कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? जी हां दोस्तों, ईमेल के जो प्रारूप यानी कंपोज वाला जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसके किस पार्ट में आप रियल जो मैसेज होता है उसे लिखने का काम करते हैं? थर्ड पार्ट में यानी तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, ए और बी दोनों, या दोनों में से नहीं? तो यहां पर थोड़ा सा आपको कंपोज का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसे आपको बस केवल ध्यान रख लेना है, और आई होप आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया होगा। इसका राइट आंसर होगा थर्ड पार्ट में। अब कैसे, इसे हम समझते हैं। जब आप कंपोज का डायलॉग बॉक्स कंपोज पर क्लिक करते हैं तो कंपोज में आपका ईमेल एड्रेस पहले से ही वहां शो होने लगता है। फर्स्ट जो पार्ट जहां आपने डेटा फिल करते हैं वहां पर आप भरते हैं जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं, यानी कि रिसीवर का एड्रेस वहां पर डालते हैं, और उसके बाद नीचे आपको सब्जेक्ट मिलता है, और थर्ड नंबर का जो पार्ट होता है वहीं पर आप अपना संदेश लिखने का काम करते हैं। तो राइट आंसर, ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? तो तृतीय भाग में, अर्थात थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 23 नंबर का प्रश्न बहुत ही खास दिया हुआ है, निम्न में से वेब ब्राउजर है। जी हाँ दोस्तों, आपको वेब ब्राउजर को फाइंड आउट करके निकालना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है विनवेब, एक्सप्लोरर, नेटस्केप, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आसान यहाँ पर आंसर है इसका उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सब के सब जो है आपको वेब ब्राउजर के तौर पे मिल जाते हैं। नेटस्केप को नेटस्केप नेविगेटर कहा जाता है, और एक्सप्लोरर में इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, जबकि विनजिप नाम का भी आपको एक बेहतर विनवेब नाम का आपको एक बेहतर ब्राउजर मिल जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो ब्राउजर है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, वेब प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं, वेब पेज पर कोई प्रोग्रामिंग का काम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको किस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जावा, ASP, HTML, या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि वेब पेज पर प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे जो उसका रिलेटेड जो लैंग्वेज है, सबसे बेहतरीन जो लैंग्वेज होता है उसका राइट आंसर होगा HTML। जी हाँ दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जबकि जावा जो होता है वो ग्राफिकल वेब पेज प्रोग्रामिंग करने में आपकी मदद करता है। तो वेब पेज की प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे सटीक आंसर यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा HTML। पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसे नोटपैड के अंतर्गत यूज किया जाता है, जो कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर है। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर को प्लगइन अगर करना चाहते हैं तो
सबसे पहला कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो सॉफ्टवेयर को प्लग इन करने की सुविधा आपको देता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा या उनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। तो यहां पर बता दें राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 25 नंबर के क्वेश्चन का, वह हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, नेटस्केप नेविगेटर ये सबसे पहली बार आपको सॉफ्टवेयर को प्लग इन करने की सुविधा प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है सर्च इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन है yahoo.com, खोज.com, अल्टाविस्टा.com, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों जो हैं वो सर्च इंजन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जब उपरोक्त सभी आता है और आप अगर दो ऑप्शंस के बारे में सही तरीके से जानते हैं, जैसे कि अगर आपको ये पता है कि yahoo.com और खोज.com ये दोनों सर्च इंजन है और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया है और बीच में तीसरा ऑप्शन ऐसा दिया है जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, तो ऐसी कंडीशन में आप उपरोक्त सभी मार दीजिए। क्योंकि अगर दो सर्च इंजन है और तीसरा आपको नहीं पता है और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला ऑप्शन भी सर्च इंजन ही होगा। अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो भी आप उपरोक्त सभी पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। यहां पर आपको बता दें सर्च इंजन ये तीनों ही है, yahoo.com, खोज.com और अल्टाविस्टा.com। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिल्कुल खास जो दूसरे तीसरे नंबर पर प्रश्न आया था, बिल्कुल उसी तरह का यह भी प्रश्न है। वेबसाइट लिखने का सही तरीका है और आई होप कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका राइट आंसर जरूर लगा देंगे। इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस 27 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आप वहीं पर बताइएगा और यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, आपको वहां कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है कि वेबसाइट लिखने का सबसे तरीका क्या है सही। और यहां पर 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, आप इनमें से सही उत्तर दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से जब आप कंप्यूटर पर एक दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? चैटिंग, ई कॉमर्स, सर्च इंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान और बहुत ही खास प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर होगा चैटिंग। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जब आप किसी दूसरे पर्सन से बातचीत करते हैं तो वह प्रक्रिया चैटिंग कहलाती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर चैटिंग जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक टेक्स्ट चैटिंग होता है जिसमें आप लिख करके बातचीत करते हैं, एक वॉइस चैटिंग होता है जिसमें आप कॉलिंग के थ्रू बात करते हैं, और एक साथ ही साथ नई सुविधा आपको मिल जाती है वीडियो चैटिंग की, जिसमें ऑनलाइन आप एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने का काम करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद आपको लेनी होती है और इसका राइट आंसर चैटिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, शेयरवेयर है। जी हाँ दोस्तों, शेयरवेयर के बारे में बताया है कि ये क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, या प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध हो, ए और बी दोनों, और उपर्युक्त कोई नहीं। तो आपको यहां पर बताना है शेयरवेयर क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए भी उपलब्ध हो, उसे हम शेयरवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और थोड़े दिनों के लिए आपको वह निःशुल्क जो है वो ट्रायल की सुविधा दे देता है कि भैया आप इसको यूज कर लो, 2-3 दिनों तक आप इसे ट्रायल कर सकते हो, उसके बाद फिर आप इसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही खास है। यहां पर देखिए इंटरनेट का स्वामी है, इंटरनेट का मालिक कौन होता है? ITF, NSF, बॉथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट किसी का भी किसी के अंडर में वर्क नहीं करता है, इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं है। इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को देखने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसे नेशनल इनको जो है इंटरनेट पर होने वाले सभी गतिविधियों का देखरेख करने के लिए तैयार किया गया है, जिसे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेट का मालिक माना जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही खास है, निम्न में से कौन सी मेमोरी
मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य मेमोरी के रूप में कौन सा यहाँ पर मेमोरी यूज नहीं होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर प्रयोग नहीं होने की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक टेप जो होता है यह एक तरह का एक्सटर्नल मेमोरी होता है जो मुख्य मेमोरी के रूप में यूज नहीं होता है, जबकि मैग्नेटिक कोर और सेमीकंडक्टर ए और बी ये दोनों जो हैं इन्हें मेन मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास, यहाँ पर सेम उसी तरह के स्टोरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा डेटा कौन सा सुरक्षित करता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और मास स्टोरेज। तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मास स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मास स्टोरेज हम उसे कहते हैं, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है उसे मास स्टोरेज कहा जाता है, और वह सेकेंडरी भी हो सकता है, जबकि सीपीयू में डेटा स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न बहुत ही खास है, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है? तो यहाँ पर केवल कंप्यूटर को आपको फाइंड आउट कर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा PIM/M। ये पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। और आपको बता दें कंप्यूटर में अब तक कुल फिफ्थ जनरेशन हुए हैं, और पांचवी जनरेशन में AI टेक्नोलॉजी का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही खास मिल जा रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो फिजिकल मापने की इकाई होती है यानी फिजिकल जो मापने का काम करने वाला कंप्यूटर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और नॉन ऑफ एबव। तो आपको बता दें कि अगर भौतिकी प्रक्रियाओं को मापना हो तो उसके लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है उसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक खास जानकारी आपको बता दें कि एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो एक सीधी रेखा में होता है जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहा जाता है, और इसका ज्यादातर प्रयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन बहुत खास दिया हुआ है, निम्न में से कौन तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, यानी थर्ड जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है IBM 360, IBM 1401, PDP-8 और HP 2115। तो आपको बता दें कि थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत जो इनमें से कंप्यूटर नहीं है वो है IBM 1401। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर है। बाकी ये तीनों के तीनों जो कंप्यूटर दिए हुए हैं वो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन के अंतर्गत यूज होने वाले कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत जहां पर डेटा रिकॉर्ड होते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है ब्लॉक टिफनेशन, रिकॉर्ड कंटेंट क्लाउज, इसके अलावा ब्लॉकिंग फैक्टर और रिकॉर्ड पर ब्लॉक। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लॉकिंग फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक खास आंसर आपको और भी मिल जा रहा है रिकॉर्ड पर ब्लॉक। तो ये मैग्नेटिक टेप में जो डेटा रिकॉर्ड होते हैं उनकी स्पीड को मापने के लिए हम रिकॉर्ड पर ब्लॉक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास है, मार्क 1 किस नाम से जाना जाता है? यानी यहाँ पर मार्क 1 का जो है नाम यहाँ पर पूछा गया कि और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलेड कंप्यूटर कैलकुलेटर, इसके अलावा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलेड कंप्यूटर या ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपको बता दें मार्क 1 जो है यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, ये मार्क 1 का पूरा कह लीजिए कि दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा
पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। जी हाँ दोस्तों, पीसी के साथ पॉइंट किए गए कंटेंट मेमोरी के साथ कौन सा जो है डेटा वो कनेक्ट होकर के और लोड होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड, मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। यहाँ पर यही इसका सबसे सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन कॉस्ट स्लैश बीट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, खर्चे में भी बहुत कम और कम डेटा भी स्टोर करने वाला हो, यह कौन सी मेमोरी है। तो यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप। तो आपको बता दें कॉस्ट के मामले में सबसे जो सस्ती मेमोरी होती है वह है सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसमें 700 MB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पहला जो यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन मिल रहा है वो है आपका पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, जो पहला व्यावसायिक कॉमर्शियल रूप में यूज होने वाला जो माइक्रो प्रोसेसर चिप था उसका नाम क्या था। इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004 या मोटोरोला 369। तो आपको बता दें कि पहला जो व्यावसायिक रूप से माइक्रो प्रोसेसर चिप तैयार किया गया था वो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, और इंटेल के यहाँ 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेल 4004। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 1024 बाइट्स, 1 KB बराबर 1000 बाइट्स या 1 MB बराबर 1000 बाइट्स। तो आपको बता दें राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 KB यानी किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। जबकि अगर MB में आप चले जाएंगे तो 1024 मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इसमें 1024 से, तो जितना आएगा वह 1 MB के बराबर होगा। तो 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट होता है। आगे देखिए यहाँ पर बहुत ही खास प्रश्न मिल जा रहा है, लेटेंसी टाइम है। जी हाँ दोस्तों, लेटेंसी टाइम हम किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, टाइम टू स्पिन द नीड्स डाटा अंडर हेड। यहाँ लेटेंसी टाइम के बारे में आपको बता दें कि लेटेंसी टाइम जो होता है वो हार्ड डिस्क के अंतर्गत जो है यूज किया जाता है। उसमें हार्ड डिस्क में डेटा को सेक्टर तक पहुंचाने में जो समय लग जाता है उसी को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि राइट आंसर इसका हो जा रहा है टाइम टू स्पिन द नीड्स डाटा अंडर हेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क के अंतर्गत हेड होता है जो डिस्क में डेटा को रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता है वही लेटेंसी टाइम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात हो रही है और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। जी हाँ दोस्तों, ब्लेज पास्कल, इन्हें शॉर्ट में जीबी पास्कल भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने का काम किया था। पहला कैलकुलेटर बनाने का श्रेय जाता है मिस्टर चार्ल्स वेबेज को, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो डिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख जा रहे हैं और जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, पोटेंशियल कैपेसिटी जो होती है यह वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है और इसके थ्रू आप आसानी से किसी भी वीडियो डिस्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न बहुत ही खास है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक कॉर्पोरेशन कॉस्ट थी। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा किसमें किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में था, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि जो पहला जनरेशन था उसमें सबसे अधिक कॉर्पोरेशन कॉस्ट होते थे। उस समय के कंप्यूटर बहुत साइज में बड़े बड़े भी होते थे और केवल कॉर्पोरेशन जगत में ही उनका यूज किया जाता था। आगे बढ़िए तो देखिए दिया हुआ है, इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया श्रेणी के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है, VLC, GOM प्लेयर, PDF या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मल्टीमीडिया सेक्टर के अंतर्गत
पीडीएफ नहीं आता है, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, यह जो है आपको मल्टीमीडिया के अंतर्गत नहीं मिलता है, जबकि जीओएम प्लेयर और वीएलसी जो है यह मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही खास है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? आपने कई बार इसको देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया है, तो आसानी के साथ आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन नहीं टिक कर दीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3GP का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, 3GP जो वीडियो का फॉर्मेट होता है, यह इसका पूरा नाम इस प्रश्न में पूछा गया है, तो राइट आंसर यहां पर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड ग्राफिकल प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्राफिकल प्रोटोकॉल यानी कि 3GP यह वीडियो का फॉर्मेट होता है जिसमें आप आसानी के साथ वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए बहुत ही खास दिया हुआ है, .tif इनमें से किसका फाइल एक्सटेंशन है? जी हाँ दोस्तों, TIF जो है वो किस फाइल का एक्सटेंशन माना जाता है? ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें .tif जो है वो एक इमेज का एक्सटेंशन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इमेज। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस वीडियो का जो सेंटर पॉइंट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 है, वहां पे दिया हुआ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी MPEG को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसे कंप्रेस करने के लिए MPEG का यूज किया जाता है? फ्रेम, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो? तो आपको बता दें कि MPEG जो होता है इसे हम वीडियो के लिए यूज करते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडियो। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के और भी ढेर सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ये सभी प्रश्न जो है आपको CCC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखते जाइएगा। चलिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम को के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? यानी कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल ये जो भाग होगा 51 से लेकर के 100 तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इधर जो है कई ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो बिल्कुल ही नया होगा आपके लिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ओरिजिनल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, कीपर या फिर शिफ्ट चिपर। तो यहां पर देखिए कीफर जो होगा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन होता है उसको कीफर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप यानी JPEG को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसे कंप्रेस करने के लिए JPEG का यूज करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो, म्यूजिक, फ्रेम या इमेज। तो आपने इस जरूर एक्सटेंशन को सुना होगा, बड़ा ही फेमस है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसी फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करने के लिए कहा जाता है JPEG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और इसका राइट आंसर इमेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कई बार क्वेश्चंस में JPEG का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 53 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन के टर्म्स में RGB का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, कई बार हमने इस पर डिस्कस किया है, तो आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो होगा वो RGB का पूरा नाम होगा। आगे बढ़ते हैं तो 54 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर है जो आपको वेब एक्सेस करने की अनुमति देता है? जी हाँ दोस्तों, जो टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर यहां पर बात हो रही है, हार्डवेयर की बात हो रही है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर है जो आपको वेब एक्सेस करने की अनुमति देता है? ऑप्शन दे रखा है ब्राउजर, मॉडेम, FTP प्रोटोकॉल और साथ ही साथ दिया हुआ है IRD। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। जी हाँ दोस्तों, मॉडेम एक तरह का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर है जिसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, और यह जो है वेब एक्सेस करने की आपको सुविधा प्रदान करता है। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है
VRML का पूरा नाम पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, VRML इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। मैं सीधे आपको सही उत्तर बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर VRML का हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है VRML का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, बहुत ही खास प्रश्न है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है और इसी प्रश्न पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो 1 केबी बराबर कितना बाइट होता है? तो आपने जरूर इसका सही आंसर लगा दिया होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 बाइट। यहां पर बीट आपको नहीं लगाना है क्योंकि बाइट से भी छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है और कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को बीट कहा जाता है। तो जब 8 बीट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट मिलकर के 1 किलो बाइट यानी कि केबी बनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही खास यहां पर प्रश्न आपको 57 नंबर का मिल जा रहा है। यह एक AI सिस्टम था जो अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स की रीड और सॉल्व करता था, यानी कि अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम जितने भी थे उनको रीड और सॉल्व करने के लिए कौन सा AI सिस्टम था? यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस जो है वो मिल जा रहा है, स्टूडेंट, मैट्रिक्स, ग्रीड या फिर मैट्रिक्स। तो आपको बता दें कि स्टूडेंट नाम का एक ऐसा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था जो अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम को रीड और सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता था। अगला प्रश्न यहां पर देखिए बहुत ही खास है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में किस तरह का सिग्नल यूज होता है? जी हाँ दोस्तों, जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होते हैं उनमें किस तरह का सिग्नल यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्यूस्टिक, इसके अलावा इलेक्ट्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा इकोस्यूस्ट। यहां पर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। आगे देखिए यहां पर जो है देखिए प्रश्न नंबर 59 मिल जा रहा है और वो 59 नंबर का प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, AI की वह एप्लीकेशन जो मशीन को यह एबिलिटी प्रदान करती है कि वह अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सके, वह क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों की भाषा सीखने के लिए जो है प्रदान की जाती है और यह जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख सके कि हमें क्या करना है, वह क्या कहलाता है। तो यहां पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग, ये जो है इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर तो देखिए दिया हुआ है, किसी मशीन के क्रिएशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी मशीन को डिजाइन करना चाहते हैं तो मशीन को डिजाइन करते समय सबसे पहला जो इसका स्टेप आप लेंगे वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में दे रखा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन डिजाइन, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। तो आपको बता दें कि राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी मशीन को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मशीन की डिजाइन करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मशीन डिजाइन जो है ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, एक्सेल के एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल पावर स्टार्ट ब्रैकेट 2 कॉमा 10 और ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप एंटर करते हैं यानी कि पावर फंक्शन का ये यूज करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1024, 1005 या फिर 20? तो आपको यहां पर पावर फंक्शन का यूज करना आना चाहिए और इस पावर फंक्शंस के लिए जब आप इस फंक्शन को आप एक्सेल के अंतर्गत यूज करेंगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो होगा 1024। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 2 का पावर 10 हो जाएगा और 2 का पावर 10 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 1024। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 62 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही खास है। यहां पर कुछ खाली रखा गया है, दिया हुआ है, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम है जो किसानों को सलाह देने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम है जो किसानों को सलाह देने में काम करता है? तो यहाँ पर देखिए फर्मा, आरजेक्स, इसके अलावा एस फ्रेम्स
यहाँ पर ऑप्शंस में मिल जा रहा है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ARGEX। जी हाँ दोस्तों, ARGEX जो है यह एक तरह का एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो किसानों को सलाह देने में यूज किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही खास है, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट नामक जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पर अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, उसके क्रिएटर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, AI के क्रिएटर कौन थे, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डैनियल बॉबरो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डैनियल बॉबरो जो है यही AI यानी स्टूडेंट नामक जो AI है उसके क्रिएटर माने जाते हैं। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग की यहाँ पर बात होती है, तो मशीन लर्निंग जो होगा वो कितने टाइप का होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 या 1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग जो होगा वो 3 अलग अलग भागों में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मल्टीमीडिया का अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मल्टीमीडिया की बात हो रही है। मल्टीमीडिया का क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है एंटरटेनमेंट, वीडियो, म्यूजिक या ऑल ऑफ एबव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया का अभिप्राय ऑल ऑफ एबव यानी एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और साथ ही साथ वीडियो से भी होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया था। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम आपको बताना है कि सबसे पहली बार किसने ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को शुरू किया था, तो यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा माइकल एल्ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, माइकल एल्ब्रिज जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार 1979 के अंतर्गत ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही फेमस कंपनी भी है जो आजकल ई कॉमर्स के सेक्टर में बिल्कुल ही एकदम छा चुका है और नाम है उसका अमेजॉन। जी हाँ दोस्तों, अमेजॉन नामक जो कंपनी है ये दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्शियल कंपनी है और भारत की जो सबसे फेमस कंपनी है उसका नाम है फ्लिपकार्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया हुआ है CMS का फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, CMS का पूरा नाम यहां पर पूछा गया है, अलग अलग यहां पर फुल नेम ABCD में लिखे हुए हैं और मैं आपको यहां पर केवल राइट आंसर बताने वाला हूं। CMS का पूरा नाम हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये CMS का पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, एक वैलिड IP एड्रेस कितने नंबर्स का समूह होता है जो डॉट के द्वारा स्प्रेडेड होते हैं, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है IP एड्रेस की बात हो रही है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में इन पर डिस्कस किया हुआ है। IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो IP एड्रेस में जो नंबर्स का ग्रुप होता है वह कुल 4 भागों में बटा होता है। जी हाँ दोस्तों, 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है और ये चारों भाग जो है ये डॉट से अलग होते हैं और 0 से लेकर के 255 तक इसमें अधिकतम संख्याएं हो सकती हैं। आगे देखिए यहां पर देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न जो अभी हमने आपको बताया, तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। एक वैलिड IP एड्रेस के हर एक सीक्वेंस नंबर की लिमिट 0 से लेकर के 255 तक होती है। जी हाँ दोस्तों, 255 तक ये IP के एड्रेस में नंबर्स का सीक्वेंस होता है 0 से लेकर के 255 तक और ये 4 अलग अलग समूह में ग्रुप में बटे होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया हुआ है ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है, बिजनेस करना, इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज को सेल करना या फिर इलेक्ट्रिकली बिजनेस करना या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें ई कॉमर्स में आप इलेक्ट्रिकली बिजनेस का काम करते हैं, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकली बिजनेस करना। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, अमेजॉन जो कंपनी है वो किस तरह का आपको सेगमेंट मिल जाता है, B2B, C2B, B2C या B2G, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, B2C या अमेजॉन का
मेन सेगमेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से पोर्टल का एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल की बात यहाँ पर हो रही है, तो पोर्टल की यहां पर बात हो रही है कि इनमें से पोर्टल का एग्जांपल कौन सा है। आर्कुट दिया हुआ है, इसके अलावा पिंटरेस्ट दिया हुआ है, याहू दिया हुआ है और alibaba.com दिया हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा याहू। जी हां दोस्तों, याहू जो है वह एक तरह का पोर्टल है जहां से आप अलग अलग तरह का वर्क कर सकते हैं। याहू एक सर्च इंजन भी है जो डेटा को सर्च करने में आपकी मदद करता है। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी 2G वायरलेस फोन की टेलीफोन टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 2G वायरलेस फोन की टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी नहीं है। GSM CDM में, WCDM में या फिर TDMA। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा WCDMA। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जो 2G वायरलेस फोन की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला देखिए, RIA का पूरा नाम पूछा गया है। RIA का पूरा नाम क्या है, और मैं यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, केवल मैं राइट आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। RIA का पूरा नाम हो जाएगा रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, 75 नंबर का यह क्वेश्चन है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए फ्रेंड प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ऐसे प्रश्न भी आपको CCC या वनडे की परीक्षाओं में मिल जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड जो AI प्रोजेक्ट है यहां पर सबसे पहली बार इसे केरला के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, केरला के अंतर्गत इस राज्य जो है इंप्लीमेंट इसका किया गया था। नेक्स्ट यहां पर देखिए दिया हुआ है ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ई सेवा प्रोजेक्ट की बात हो रही है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान दिया हुआ है। और आंसर में तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ई सेवा प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक उसी तरह से अगला जो यहां पर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, बहुत ही खास प्रश्न ये भी है, खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपको CCC या वनडे की परीक्षाओं में बार बार मिल जाते हैं और मुझे कई लोगों ने इसके बारे में भी बताया था कि सर अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट से भी आप लोगों को दे दिया है, ताकि आपको लर्न कर लेने में काफी आसानी हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ISM का पूरा नाम पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ISM का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल ही राइट आंसर बताने का काम करूंगा। आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। ISM का पूरा नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके अलावा मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए NIC नेट को कब लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहां पर पूछा गया है NIC नेट जो है यह कब लॉन्च हुआ था। तो राइट आंसर इसका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 1987 के अंतर्गत NIC नेट को लॉन्च किया गया था। यहां पर देखिए NIC नेट का पूरा नाम दिया गया है। NIC नेट का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं तो 82 नंबर का यहां पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञानबूट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानबूट प्रोजेक्ट की यहां पर बात हो रही है। आप इसे नेट पे जरूर सर्च करके देखिएगा, बहुत ही फेमस ये प्रोजेक्ट है। और इसका जिला पूछा गया है कि किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका जो जिला है वो है धार जिला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह जनपद आता है और यहीं से सबसे पहली बार ज्ञानबूट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो फ्रेंड प्रोजेक्ट है इसमें आर का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड में आर का अर्थ क्या है, तो यहां पर राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलायबल। जी हाँ दोस्तों, रिलायबल जो है फ्रेंड के अंतर्गत आर का पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, नेशन ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत कुल कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट की संख्या है। यानी कि जो नेशन ई गवर्नेंस प्लान है इनमें जितने भी मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी कुल कितनी संख्या है।
जैसे अभी हमने ऊपर में 4-5 प्रोजेक्टों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पर कुल टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 31। जी हाँ दोस्तों, 31 जो है कुल टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है SWAN का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है, तो SWAN यानी कि SWAN का पूरा नाम पूछा गया है। राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर SWAN का पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वर्चुअल रियलिटी के बारे में सबसे पहले अपने सुझाव प्रकट किया था, किसने किया था, वर्चुअल रियलिटी के बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पर 4 अलग अलग आपको ऑप्शन जो है मिल जा रहा है, जिसमें डगलस इंजेलबर्ट, इवन सुथरलैंड, जॉन पीटर और कार्लेस टोरेज, यहां पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी यानी इवन सुथरलैंड जो है ये सबसे पहली बार वर्चुअल रियलिटी के बारे में अपना सुझाव प्रकट किए थे। वर्चुअल रियलिटी आपके नए लेसन से जुड़ा गया है और यहां पर आपको 9 नंबर का जो लेसन ट्रिपल सी में यानी दिया गया है फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी का, इस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ज्यादातर इसमें यहां पर आपको प्रश्न मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बहुत ही खास प्रश्न दिया है, वह हार्डवेयर डिवाइस जो गॉगल और हेलमेट जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बता दें तो आपने कई बार वीडियोस में या किसी मूवीज में या इंटरनेट पर देखा होगा, आंखों के सामने जो है एक स्क्रीन लगा दिया जाता है, अक्सर करके 3D वीडियो वगैरह देखने के लिए इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। एक तरह का यह हेलमेट होता है जो कि हम हेड से करके आंखों के सामने लगा देते हैं और किसी भी वीडियो को आसानी के साथ वहां पर देख सकते हैं। हेड माउंटेड डिस्प्ले उसको कहा जाता है। आप इसे एक बार जरूर इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं तो SR का पूरा नाम दिया हुआ है, SR का पूरा नाम क्या है, स्विच्ड रियलिटी, सब रियलिटी, इसके अलावा सिमुलेटेड रियलिटी और नॉन ऑफ दीज, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो SR का पूरा नाम हो जाएगा 88 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी सिमुलेटेड रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो फॉर्मेट के लिए कौन सा यूज होता है, .docx, docx, MP4, .mov या B और C दोनों। तो आपको बता दें कि B और C इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जबकि .docx जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल के वर्जन 7 में यानी कि MS वर्ड के 7 वर्जन का एक्सटेंशन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न दिया हुआ है, VLC किस सन में विकसित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, VLC मीडिया प्लेयर है जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूज किया जाता है। वीडियो वगैरह देखने के लिए आपने भी इसका लैपटॉप में यूज किया होगा। तो इसको किस सन में बनाया गया है, तो राइट आंसर है इसका है 1991। जी हाँ दोस्तों, 1991 के अंतर्गत VLC मीडिया प्लेयर को विकसित किया गया था। किसी फाइल के आकार को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी फाइल का साइज आप छोटा करना चाहते हैं, अक्सर करके मेल भेजते समय हम इसका यूज करते हैं, तो वहां पर हम किस जो है एप्लीकेशन का या किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए राइट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है विनजिप, विनरार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी बॉथ, यानी विनजिप और विनरार इन दोनों का हम यूज करके और अपनी फाइल के साइज को छोटा कर सकते हैं। विनरार क्या होता है, देखिए सेम टू सेम वही यहाँ पर विनरार के बारे में, विनजिप के बारे में प्रश्न बन रहा है। तो विनरार के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर ये क्या है, तो अर्चीव यूटिलिटी, जिप यूटिलिटी, ए और बी बॉथ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर विनरार जो है ये क्या करते हैं, फाइल के साइज को छोटा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, जो खाली सीडी होती है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, उसमें ऑडियो फाइल अगर राइट करना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के समय में इस एप्लीकेशन का बहुत ही ज्यादातर यूज किया जाता था। जब सीडी का मार्केट था, जब कॉम्पैक्ट डिस्क ज्यादातर यूज किए जाते थे, तो उस समय हम नैरो सॉफ्टवेयर का यूज करते थे। जी हाँ दोस्तों, नैरो जो सॉफ्टवेयर है इससे हम खाली सीडी में
ऑडियो फाइल वगैरह लिखने का काम किया जाता था। अब सीडी और डीवीडी की जगह पर ज्यादातर पेन ड्राइव को यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, यह टूल पीडीएफ फाइल को क्रिएट, व्यू, एडिट और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसका नाम क्या है? फॉक्सिट रीडर, नैरो, ए और बी बोथ या नॉन? तो अभी नैरो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो नैरो तो यहां पर होगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फॉक्सएट रीडर। जी हाँ दोस्तों, इसकी सहायता से आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या फिर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए, वीएलसी प्लेयर से हम डेस्कटॉप को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर से चाहें तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है आप इसे डेस्कटॉप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जी हाँ दोस्तों, आप चाहो तो आसानी के साथ इनसे अपनी डेस्कटॉप को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है, मल्टीमीडिया शब्द में मल्टी का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया यानी बहुत सारा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारे मीडिया को, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ, पिक्चर इत्यादि को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीमीडिया का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, .avi इनमें से किसका फाइल एक्सटेंशन है? जी हाँ दोस्तों, AVI बहुत ही खास वीडियो का फॉर्मेट होता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो। तो AVI जो है यह वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है। अगला देखिए यहां पर 98 नंबर का एक्सटेंशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, .wmv इनमें से किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो .wmv जो है वह भी वीडियो का ही फाइल एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो। और 99 नंबर का यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक्सटेंशन से रिलेटेड है, .mov इनमें से किसका फाइल एक्सटेंशन है? MOV यानी मूवीज के लिए होगा और यहां पर राइट आंसर भी बी हो जाएगा, वीडियो। तो ये अलग अलग एक्सटेंशन यहां पर दिए गए हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अक्सर करके भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएल के अंतर्गत इनका ज्यादातर यूज किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन दिया हुआ है, MIDI का फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, MIDI का पूरा नाम यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बताने जा रहा हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। राइट आंसर बी हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह MIDI का पूरा नाम है। दोस्तों यहां पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है और आशा करता हूं ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और रेड कलर का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।